हेलो फ्यूचर टॉपर्स और मेरे सभी डेडिकेटेड लर्नर्स। क्लास 11, 12, बीपीएससी टीआरई 4.0, पीजीटी फिजिक्स और सभी कंपैरेटिव एग्जाम्स की जबरदस्त तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का आज की इस स्पेशल मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम उन क्रिटिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स को फोड़ने वाले हैं जो मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी को पॉसिबल बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो टॉपिक्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स में हाई मार्क्स स्कोर करने के लिए डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अपनी एनर्जी बिल्कुल हाई रखिए, क्योंकि आज एसी पावर, ट्रांसफॉर्मर्स और इम्पीडेंस के हर एक कॉन्सेप्ट को हम मिलकर क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज का रोड मैप क्या है? हम सबसे पहले एसी ट्रांसमिशन के फायदे समझेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग प्रिंसिपल्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, फिर डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम्स के फेवरेट टॉपिक्स रिएक्टेंस और इम्पीडेंस पर आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे पावर फैक्टर की इंपॉर्टेंस और आखिर में एक हाई स्पीड रैपिड फायर रिवीजन होगा, जिससे सब कुछ आपके दिमाग में तुरंत लॉक हो जाएगा। सेक्शन 1, एसी ट्रांसमिशन एडवांटेजेस। कभी सोचा है आपने, ये बड़े बड़े पावर स्टेशंस, चाहे थर्मल हों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हों या न्यूक्लियर, हमेशा पॉपुलेटेड शहरों से इतनी दूर बिल्कुल रिमोट एरियाज में क्यों होते हैं? राइट? अब यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज आता है। जब इलेक्ट्रिसिटी को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजना हो, तो रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? जूल हीटिंग, मतलब I²R पावर लॉस। एक लंबा ट्रांसमिशन वायर एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है, और इसमें से जब करंट गुजरता है तो पावर वेस्ट होती है। अगर हम करंट बढ़ा दें तो लॉस और भी ज्यादा एक्सपोनेंशियल रेट पर बढ़ जाएगा। तो भाई, इस पावर को बिना वेस्ट किए सिटीज तक पहुंचाया कैसे जाए? यहाँ काम आती है फिजिक्स। इमेजिन कीजिए हमें 2 मेगावाट्स पावर भेजनी है। अगर हम इसे 10 किलोवॉल्ट्स के लोअर वोल्टेज पर भेजते हैं तो करंट इतना हाई हो जाएगा कि I²R लॉस प्रैक्टिकली सब कुछ बर्बाद कर देगा। बट अगर हम उसी सेम 2 मेगावाट्स पावर को 100 किलोवॉल्ट्स के हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करें तो करंट ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है और पावर लॉस लगभग न के बराबर होता है। इसलिए इकोनॉमिकली और टेक्निकली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ही एकमात्र प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो ये पूरा फ्लो बनता कैसे है? पूरा सेटअप एक रिले रेस की तरह है। सबसे पहले पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, फिर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने उसके वोल्टेज को बहुत हाई लेवल पर बढ़ा दिया, जिससे करंट कम हो गया। इस रिड्यूस्ड करंट को सेफली लंबी ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भेजा जाता है, और फाइनली शहर में एंटर करने से ठीक पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स उस वोल्टेज को वापस सेफली कंज्यूमर लेवल पर ले आते हैं। ये पूरा सिस्टम हमारे मॉडर्न ग्रिड की बैकबोन है। ऑलराइट, मूविंग टू सेक्शन 2, ट्रांसफॉर्मर वर्किंग प्रिंसिपल। अब ये जो लंबी डिस्टेंस का ट्रांसमिशन है ना, ये फिजिकल रियलिटी में तभी कन्वर्ट हो पाता है जब हमारे पास एक ऐसी सॉलिड डिवाइस हो जो बिना मूव किए वोल्टेज बदल दे, और उस अल्टीमेट डिवाइस का नाम है एसी ट्रांसफॉर्मर। देखिए, एक ट्रांसफार्मर में बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, जो एक आयरन कोर के चारों तरफ लिपटी रहती हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के ऑल्टरनेटिंग नेचर का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। क्या ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदलता है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एसी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ये करंट को डिक्रीज करके लॉसेस कम जरूर करता है, पर ये सर्किट को डायरेक्ट करंट यानी डीसी नहीं देता। ऑसम। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। अब हम उन डीप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। जरा अपना फोकस और बढ़ा लीजिए। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई FC। यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी यानी F और कैपेसिटेंस यानी C का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ उल्टा यानी इन्वर्स रिलेशन है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। ये रिलेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने की मास्टर की है। एक और मजे की बात बताऊं, एसी सर्किट्स में इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स का फंडामेंटल नेचर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इंडक्टर्स क्या करते हैं? वो सर्किट में करंट की किसी भी सडन चेंज को स्ट्रिक्टली रोकते हैं, और कैपेसिटर्स वो हमेशा वोल्टेज के सडन चेंज को अपोज करते हैं। ये दो रूल्स हमेशा याद रखिएगा, इन्हीं से सीरीज और पैरेलल एसी सर्किट समझ आएंगे। और अब मिलते हैं फाइनल बॉस से, इम्पीडेंस। Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस X²।
जब एक सर्किट में रेजिस्टेंस यानी R और रिएक्टेंस यानी X दोनों मौजूद हों, तो सर्किट AC करंट को जो टोटल ऑपोजिशन ऑफर करता है ना, उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सीरीज RLC सर्किट्स के किसी भी सवाल को छलनी करना हो तो ये फॉर्मूला आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। ओके, सेक्शन 4 पावर फैक्टर इंपॉर्टेंस। एक सर्किट कितना एफिशिएंट है या कहीं वो सिर्फ एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहा, ये चेक करने के लिए पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट आना बेहद जरूरी है। अगर हम डायरेक्टली इसकी मैथमेटिकल फाउंडेशन पर आएं तो पावर फैक्टर यानी PF होता है ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपैरेंट पावर। सिंपली पुट, ट्रू पावर वो रियल एनर्जी है जो फिजिकल रूप से सर्किट में यूज हो रही है, और अपैरेंट पावर वो टोटल एनर्जी है जो सोर्स से निकल रही है। ये रेशो हमें एग्जैक्टली बता देता है कि सर्किट असल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी इफेक्टिवली कंज्यूम कर पा रहा है। तो मुद्दे की बात क्या है? हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी है, इसीलिए हम पावर फैक्टर करेक्शन की टेक्निक यूज करते हैं। अगर सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होती है तो हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐड कर देते हैं, और अगर कैपेसिटिव ज्यादा हो तो इंडक्टिव ऐड कर देते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल बिल्कुल क्लियर है, पावर फैक्टर को एग्जैक्टली यूनिटी यानी 100% के पास लाना, ताकि एनर्जी वेस्टेज प्रैक्टिकली जीरो हो जाए। You guys are doing great. चलिए अब एंटर करते हैं अपने आखिरी और सबसे एनर्जेटिक सेक्शन में, रैपिड फायर रिवीजन। इस सेगमेंट का मकसद है बिल्कुल एक हाई स्पीड कोचिंग ड्रिल की तरह इन सभी फैक्ट्स को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देना। दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 एक बहुत बेसिक कंसेप्चुअल टेस्ट है। क्या एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC को डायरेक्ट करंट यानी DC में कन्वर्ट कर सकता है? सोचिए। और सही जवाब है बिल्कुल नहीं। एक ट्रांसफॉर्मर सिर्फ AC के वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करता है। AC से DC बनाने का काम इन्वर्टर्स या रेक्टिफायर्स का होता है, ना कि ट्रांसफॉर्मर्स का। इस ट्रिकी क्वेश्चन में एग्जाम में कभी नहीं फंसना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन की फिजिक्स पर। लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के टाइम पर जूल हीटिंग यानी I²R पावर लॉस को सिस्टमैटिकली कैसे कम किया जाता है? जवाब दिमाग में आया? राइट, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके हम वोल्टेज को बहुत हाई लेवल पर पुश करते हैं। हाई वोल्टेज की वजह से लाइन में करंट कम हो जाता है, और करंट कम होते ही जूल हीटिंग लॉसेस ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाते हैं। यही रीजन है कि हमारे आसपास इतनी बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइंस लगाई जाती हैं। चलिए तीसरा और आखिरी सवाल सर्किट एफिशिएंसी से। एक AC सर्किट के ऑपरेशन में टॉप मैथमेटिकल एफिशिएंसी अचीव करने के लिए पावर फैक्टर का आइडियल टारगेट परसेंटेज क्या होना चाहिए? बैंग ऑन जवाब है यूनिटी यानी एग्जैक्टली 100%। और इसको हम अचीव करते हैं सर्किट की इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस को कंप्लीटली बैलेंस करके। ये किसी भी इंजीनियर का मेन गोल होता है। कमाल का फोकस था आप लोगों का। सभी कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स एक बात हमेशा याद रखें, सक्सेस इन फिजिक्स इज जस्ट मास्टरिंग वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम। कीप पुशिंग फॉरवर्ड। बड़े सिलेबस को देखकर घबराना नहीं है। एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट लीजिए और उसको अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। यही कंसिस्टेंसी आपको टॉप रैंक दिलाएगी। आज का एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थॉट देके जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर हिस्ट्री में किसी ने AC ट्रांसफॉर्मर इन्वेंट ही ना किया होता तो आज मॉडर्न पावर ग्रिड्स कैसे दिखते? क्या हमारी दुनिया ऐसे ही रोशन होती, या हर 1 किलोमीटर पर नया पावर स्टेशन लगाना पड़ता? इस सवाल पर जरूर सोचिए। तो आज की इस स्पेशल मास्टर क्लास के लिए बस इतना ही। अगर इस सेशन से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और आप आगे भी ऐसे ही डीपली इन्फॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स चाहते हैं तो SR Academy 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। अगले पावर पैक्ड सेशन में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे टोटली फोकस्ड।